हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ ओमेगा में। आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम लोग कुछ नए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का क्वेश्चन है, इफ tan a इक्वल टू 1 एंड tan b इक्वल टू √3 इवोल्यूट cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। मतलब यदि tan a इक्वल टू कितना हो 1 हो और tan b इक्वल टू कितना हो √3, तब cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए तो इसके लिए हम लोगों को दो ट्रायंगल बनाने होंगे। कितने ट्रायंगल? दो ट्रायंगल। तो सबसे पहला ट्रायंगल बनेगा इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए और दूसरा बनेगा हमको इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल से हम लोग cos a cos b sin a और sin b का मान प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया जिसमें इस वाले एंगल को हमने a, इसको b और इसको c कंसीडर किया, मान लिया। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा। तो ये वाला शीर्ष हमारा a, ये b जिस पर हमारा राइट एंगल है, और ये वाला शीर्ष c। तो यहाँ पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो दिया गया वो है tan a। तो tan a के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो कितना होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ दिया है कितना? 1/1 मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो 1/1 मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई? तो एंगल ए के ठीक सामने वाली जो साइड होती है, एंगल ए के ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो होता है हमारा क्या? परपेंडिकुलर। और राइट एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होता है हमारा? हाइपोटेनस। जो रिमेनिंग साइड होता है वो क्या होता है हमारा दोस्तों? बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू मतलब लंब का मान कितना दिया गया है? 1। और हाइपोटेनस की वैल्यू मालूम करना है, और बेस की वैल्यू कितना दिया गया दोस्तों? 1। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हाइपोटेनस की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हाइपोटेनस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हम लोग हाइपोटेनस की वैल्यू मतलब AC का मान ज्ञात कर लेंगे। आइए देखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यह कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कि दो छोटे साइड का स्क्वायर का समग्र जो होता है वो बड़ी वाले साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हाइपोटेनस का मान कितना है? AC स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? BC, तो BC स्क्वायर। और बेस की बात करेंगे तो बेस कितना है हमारा? AB स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं हम लोग AC हमको तो मालूम है नहीं, इसे हमें ज्ञात करना है। लेकिन BC कितना है? तो BC है हमारा कितना? BC 1 स्क्वायर। और AB कितना है दोस्तों? तो AB है हमारा 1 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से AC का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा? 1। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा हमको? 2। अब दोस्तों हम दोनों ही साइड का क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। तो दोनों ही साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो AC के स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा? AC। और 2 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? √2। तो इस प्रकार से AC की वैल्यू कितना मिला हमें? √2। ठीक है दोस्तों, यहां से हम लोग साइन A का और cos A का मान ज्ञात करेंगे। साइन A और cos A का मान ज्ञात करेंगे। तो साइन A के लिए हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों? 1। और हाइपोटेनस कितना है? √2। और cos के लिए हम क्या जानते हैं दोस्तों? जो cos के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है दोस्तों? तो बेस है हमारा कितना? 1। और हाइपोटेनस कितना है? √2। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों tan b इक्वल टू √3 के लिए ट्रायंगल बनाते हैं, और वहां से हम लोग cos b और sin b का वैल्यू फाइंड करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। तो tan b, तो tan के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ परपेंडिकुलर कितना है? √3। बेस को हम लोग कितना मान ले? 1। बेस को कितना मान ले दोस्तों? 1। तो यहाँ से हम लोग अगर ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो इस
इस एंगल को हम लोग बी कंसीडर करते हैं, इस एक्यूट एंगल को हम लोग बी कंसीडर करेंगे, इसको हम लोग ए मान लेते हैं और इसको हम लोग सी मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ए बी और सी। तो ए पर हमारा क्या हो गया, राइट एंगल। तो हम जानते हैं कि राइट एंगल के ठीक अपोजिट साइड जो होती है, जो सामने वाली भुजा होती है, उसे हम लोग क्या मानते हैं, हाइपोटेनस। तो यह वाला जो साइड होगा वो हमारा होगा हाइपोटेनस। और इस एक्यूट एंगल मतलब बी के ठीक सामने वाली जो साइड होगी उसे हम लोग क्या मानते हैं, परपेंडिकुलर। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। और जो ये एडजेसेंट साइड है मतलब संलग्न भुजा, तो हम इसे क्या मानेंगे, जो रिमेनिंग साइड है उसे हम क्या मानेंगे, आधार। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा है आधार मतलब बेस। ठीक है, तो यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है, √3। और बेस की बात करेंगे तो बेस कितना है दोस्तों, 1। तो यहां पर भी हमें हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग हाइपोटेनस की वैल्यू प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनस के स्क्वायर मतलब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर अन्य दो साइड के स्क्वायर के सम ऑफ के इक्वल होता है। ठीक है, इसका मतलब कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेनस कितना है, बीसी, बीसी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर है हमारा कितना, एसी, एसी स्क्वायर। और बेस की बात करें तो बेस कितना है, एबी, एबी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो अब तो बीसी स्क्वायर इक्वल टू एसी की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्तों, तो एसी हमारा कितना, √3 स्क्वायर प्लस एबी कितना है दोस्तों, तो एबी है हमारा 1 स्क्वायर। ठीक, अगर हम इसे और सॉल्व करें तो हम लिखेंगे बीसी स्क्वायर इक्वल टू, अब दोस्तों √3 के स्क्वायर को हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √3 स्क्वायर इक्वल टू √3 इंटू √3, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं √3 इंटू 3। तो यहाँ पर 3 का पेयर बन गया। तो जैसे ही 3 का यहाँ पेयर बना तो हम लोग क्या करेंगे कि एक 3 को बाहर निकालेंगे। तो जैसे ही एक 3 को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है दोस्तों, तो √3 के स्क्वायर की वैल्यू जो प्राप्त हुई वो कितना, 3। अब ध्यान दीजिएगा, तो √3 के स्क्वायर की वैल्यू 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो अब हम लोग दोस्तों तो बीसी स्क्वायर इक्वल टू 3 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना, 4। दोनों ही साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों ही साइड का स्क्वायर रूट। तो बीसी की स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, बीसी, और 4 का स्क्वायर रूट कितना प्राप्त हो जाएगा, 2। तो बीसी इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 2। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हमें बीसी की वैल्यू कितनी मिल गई, बीसी की वैल्यू हमें कितना प्राप्त हो गया, 2। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहां से हम लोग cos b, तो cos b का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करेंगे। तो cos b के लिए कितना आएगा, तो cos b के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू, तो बेस की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो बेस की वैल्यू है 1। और बात करें हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना है, 2। ठीक, और बात करें साइन बी की, तो साइन बी, तो साइन बी के लिए अगर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करेंगे तो साइन बी के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों, √3, और हाइपोटेनस कितना है दोस्तों, 2। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों इन सभी मानों को मतलब cos b, sin b, sin a, cos a का मान इस एक्सप्रेशन में रख के वैल्यू को फाइंड करते हैं। आइए देखते हैं। तो cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो cos a की वैल्यू कितनी दी गई दोस्तों, तो cos a की वैल्यू है हमारा 1/√2, 1/√2 इंटू cos b की वैल्यू कितनी है, तो cos b की वैल्यू है 1/2, cos b की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस sin a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो sin a की वैल्यू है 1/√2, 1/√2 इंटू, तो sin b की वैल्यू की बात करेंगे तो sin b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, √3/2, √3/2।
अब हम यहाँ से न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में मतलब अंश का अंश में और हर का हर में गुणा करेंगे तो कितना, एक का एक में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, एक, और 2 का √2 में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2√2 माइनस 1 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, √3 अपॉन 2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 2√2। अब 2√2 और 2√2 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2√2। 2√2 से 2√2 में डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1 माइनस अब 2√2 का डिवाइड 2√2 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1, और 1 का मल्टीप्लाई अगर हम √3 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, √3। तो इस प्रकार से दोस्तों tan a इक्वल टू कितना 1 और tan b इक्वल टू √3 मालूम होने पर हम लोगों को cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का मान प्राप्त करना था, जो कि हमें प्राप्त हो चुका है 1 माइनस √3 अपॉन 2√2। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दिया गया है कि इफ सेक अल्फा इक्वल टू 5/4 इवोल्यूट 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि यदि सेक अल्फा इक्वल टू कितना 5/4 दिया गया हो तो 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा का मूल्यांकन कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर हमको दिया गया है सेक अल्फा की वैल्यू और उसकी सहायता से हमें इसका मान निकालना है 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा का। तो देखिए इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज, ठीक, जिसमें इस वाले शीर्ष को हम लोग ए, इसको बी और इसको सी, मतलब पहला वर्टेक्स हमारा ए, दूसरा वाला बी कंसीडर करते हैं और तीसरा वाला सी कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब हमने इस एंगल को, इस एक्यूट एंगल को मतलब न्यूनकोण को हमने क्या मान लिया, अल्फा। ठीक है दोस्तों, तो इसके ठीक सामने की जो साइड होगी, जो एंगल हम लोग मानते हैं, ठीक उसके ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, राइट एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो होता है हमारा हाइपोटेनस मतलब कर्ण। ठीक, और जो रिमेनिंग साइड होती है जो ए बी है वो क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, बेस मतलब आधार। ठीक, तो ये हो गया हमारा बेस। इतनी बातें समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हमको दिया गया है कि सेक अल्फा, तो सेक के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 5 और बेस की वैल्यू कितनी दी गई है 4। ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो सेक का दिया गया है, सेक का वो कितना है 5/4। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि हम जानते हैं कि हाइपोटेनस की वैल्यू कितना है, यहाँ पर 5 है और परपेंडिकुलर हमको मालूम करना है और बेस कितना है दोस्तों 4। ठीक है, तो यहाँ हमें परपेंडिकुलर क्या करना है, मालूम करना है। तो यह कैसे पता होगा, ये होगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो आइए देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है दोस्तों कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो होता है वो दो छोटी साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब सबसे बड़ी वाली भुजा जो होती है उसका जो वर्ग होता है वो अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब कि यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है दोस्तों AC, तो AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है हमारा BC, तो BC स्क्वायर प्लस बेस कितना है दोस्तों, तो AB, तो AB स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिएगा कि जो AC है वो कितना दिया गया है 5, तो 5 स्क्वायर, और जो BC है BC, तो BC हमें मालूम करना है प्लस, तो इसको इसी तरह से लिख लेंगे हम लोग AB की वैल्यू कितनी है 4 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर होगा 25, तो BC होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 16, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब ये इधर प्लस है, जैसे ही हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, बराबर की इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक,
तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 25 माइनस 16 इक्वल टू कितना, BC स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसे और सॉल्व करें तो हमें प्राप्त हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू 25 में से हमने इसको इस साइड लिख दिया और इसको सबट्रैक्ट करके मतलब घटाने के बाद हम इसको इस साइड लिखेंगे। ठीक है, इससे इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होती है। अब ध्यान देगा, तो 25 में से अगर हम 16 को सबट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 9। कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 9। ठीक है, अब ध्यान देगा, अब हम लोग दोस्तों दोनों ही साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। तो BC के स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, BC, और 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा, 3। ठीक है दोस्तों, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा, 3। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि x स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालने का मतलब क्या होता है कि इसको हम लोग कुछ इस तरीके से x इंटू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, x इंटू एक्स, तो यहाँ तो x का पेयर बन गया, तो जब पेयर बन जाता है तो स्क्वायर रूट के केस में उसके पेयर का केवल एक बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये x स्क्वायर के स्क्वायर रूट का मान है। ठीक है, x स्क्वायर के स्क्वायर रूट का यह मान प्राप्त होगा। तो इसी तरीके से हम लोग BC के स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया BC इक्वल टू कितना, 3। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों यहाँ से tan अल्फा का मान ज्ञात करते हैं। तो tan अल्फा के लिए जो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जानते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितना होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार। तो यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है दोस्तों, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 और बेस की वैल्यू कितनी है, 4। तो बेस की वैल्यू दी गई है कितनी, 4। तो हमें यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है 3/4। अब हम इसकी सहायता से 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं। तो 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमें 1 माइनस tan अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3/4, 3/4 अपॉन 1 प्लस 3/4। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसे और सॉल्व करेंगे तो पहले हम लोग न्यूमिनेटर मतलब अंश को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग हर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कितना, 1/1 माइनस 3/4 अपॉन, यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं 1/1 प्लस 3/4। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं दोस्तों। तो 1/1 माइनस 3/4, तो यहाँ से 1 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा, 4। ठीक, तो हमने यहाँ 4 एलसीएम ले लिया। अब हम 1 से 4 में डिवाइड करेंगे, 1 से 4 में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो कितना दोस्तों प्राप्त होगा, 4। और 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 4। फिर माइनस 4 से 4 में डिवाइड करेंगे, 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना दोस्तों प्राप्त होगा, 1। और 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3। ठीक है, अब ये अंश को तो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है दोस्तों, अंश को तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग उसी तरीके से हर को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो देखिए, यहाँ एलसीएम कितना, 1 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा, 4। अब 1 से 4 में डिवाइड करेंगे, 1 से 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4। और 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 4। फिर प्लस 4 से 4 में डिवाइड करेंगे, 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1। और 1 का मल्टीप्लाई अगर 3 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसे और सॉल्व करें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4 में से 3 को घटाएंगे, 4 में से 3 को अगर हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 1/4 अपॉन 4 और 3 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 7। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 7/4। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 1/4 अपॉन 7/4, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 1/4, क्योंकि ये डिवाइड है तो डिवाइड को जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो वो नीचे वाला जो फ्रैक्शन होगा अपोजिट हो जाएगा, मतलब उल्टा। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 4/7। ठीक है, कितना प्राप्त होगा, 4/7। तो 4 से ये 4 हमारा क्या होगा, कैंसिल। और अब हमें प्राप्त हो जाएगा 1/7। ठीक है दोस्तों, 1/7। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें सेक अल्फा की वैल्यू 5/4 प्राप्त होने पर हम लोग 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा की वैल्यू प्राप्त कर ली है। ठीक है दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।